लास्ट क्लास हम लोग एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर थ्योरी देख लिए थे। हमें समझना था तो लास्ट पॉइंट जो लिखवाए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में आएगा। ये इनर्शिया लॉ था न्यूटन का। सेकेंड लॉ कहता था जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा, द बॉडी विल अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क आएगा अबाउट एन एक्सिस, द बॉडी विल अंडरगो ए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस। जिस एक्सिस में टॉर्क आएगा उसी एक्सिस में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ में देखे थे हम लोग, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो इंडिविजुअल बॉडी हो या सिस्टम ऑफ मासेस हो। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, द मोमेंटम इज नॉट गोइंग टू चेंज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा अबाउट एनी एक्सिस, देयर एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस में नहीं बदलने वाला। तो फिर जब हम न्यूटन्स लॉ को समझ रहे थे, सेकेंड लॉ को, हम कहते थे कि कोई एक बॉम्ब रखा है, इसको आप थोड़ा सा आग लगाओगे तो द बॉम्ब एक्सप्लोड्स, द फ्रैगमेंट्स गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देन हाउ कम द मोमेंटम इज कंजर्व्ड? पहले तो जीरो था मोमेंटम, अब कैसे कंजर्व हुआ? बॉडी तो मूव कर गया। तब हम बात कर लेते थे सेंटर ऑफ मास का, कहते थे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो earlier the center of mass was at rest. As long as no external force is applied, the center of mass remains at rest, so there is no change in momentum. और हम क्या करते थे, बॉम्ब का डिफरेंट फ्रैगमेंट का मोमेंटम निकाल के जोड़ते थे और देखते थे टोटल मोमेंटम ऑफ द एक्सप्लोडेड बॉम्ब इज कमिंग आउट टू बी जीरो, क्योंकि अर्लियर वो जीरो था। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा, कोई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिक थीम आज का क्लास का क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। कहेंगे कि जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता है अबाउट एन एक्सिस, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में, हो सकता है कि बॉडी के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, वो किसी एक्सिस में टॉर्क बना रहा है, किसी एक्सिस में टॉर्क नहीं बना रहा है, तो जिस एक्सिस में टॉर्क बना रहा है उस एक्सिस में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। जिस एक्सिस में टॉर्क नहीं बना रहा है उस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। कोई बॉडी के ऊपर, मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, और आई अप्लाइड ए फोर्स लाइक दिस, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस सम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे तो अबाउट दिस एक्सिस अभी एक बॉडी के पास कुछ एंगुलर मोमेंटम बनने लगेगा, बट अबाउट दिस एक्सिस नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। About this axis, no angular momentum will be developed because no external torque is applied. तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा ओ एक्सिस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कौन सा एक्सिस में लगाएंगे? जिस एक्सिस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा। कब ऐसे देखेंगे? जब बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो देखेंगे कि जो एक्सिस में उस फोर्स के चलते टॉर्क नहीं बन रहा है, उस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलिए पहले कुछ इजी लेवल की क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पोलर आइस कैप्स मेल्ट, कैसे मेल्ट करेगा? बाय हीटिंग, बाय ग्लोबल वार्मिंग, खुद ही मेल्ट कर गया। व्हाट विल हैपन टू ड्यूरेशन ऑफ ए डे? व्हाट विल हैपन टू द ड्यूरेशन ऑफ ए डे? सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। हियर वी शैल सी द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन टू नंबर 1, पोलर आइस कैप। पोलर आइस कैप तो पोल पे ही होगा, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे होगा, ऐसा है ना। अब अगर ये मेल्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? बात कुछ ऐसे हो जाएगा। ये था पोलर आइस कैप, ये जो ऊपर तक माउंटेन जैसे था, ये मेल्ट कर गया, फिर बिकम्स प्लेन्स, स्प्रेड हो गया, मेल्ट कर गया। नाउ इट हैज कम डाउन। इफ इट हैज कम डाउन लाइक दिस,
अब देखो तो अर्थ नाउ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस में तो घूम रहा था ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था। अब ये जो मासेस अर्थ की स्पिनिंग एक्सिस के पास पास थे, सेम मासेस मेल्ट करके दूर दूर आ चुके हैं। नाउ these masses were close to the axis, now the masses are away from the axis। मतलब मेल्ट करने से पहले अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस I1 था, तो मेल्ट करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट दिस एक्सिस विल बी समथिंग डिफरेंट, है कि नहीं? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है। क्या आप लोग बता सकते हो I1 ज्यादा है कि I2 ज्यादा है? Moment of inertia depends upon distribution of masses. When the masses are close to the axis, moment of inertia is less. When the masses are away from the axis, moment of inertia is more. Obviously, जो मास एक्सिस के आसपास थे वो भी दूर दूर है, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि I2 is greater than I1। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी ये पूछा थी तो कुछ दूसरा पूछा था। क्या होगा ड्यूरेशन ऑफ ए डे? ड्यूरेशन ऑफ ए डे मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूरेशन ऑफ ए डे? टाइम टेकन बाय अर्थ टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपना एक्सिस में एक बार पूरा घूम जाने के लिए जो समय लेता है उसको ड्यूरेशन ऑफ ए डे कहते हैं। चलिए मानते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी था ω1। अब मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी हो गया ω2। ये ω1 क्या है? 2 पाई बाय T1 टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन। कितना होता है? 24 आवर्स होता है ना, 24 आवर्स में एक बार घूम जाता है। और अभी ड्यूरेशन ऑफ डे अगर बदलेगा तो चलो सोचते हैं कि ये 2 पाई बाई T2 है। ड्यूरेशन ऑफ डे मान लो पहले T1 था, मतलब 24 आवर्स था, अब T2 हो गया। हमें बताना है कि T2 ज्यादा है कि T1 ज्यादा है। ड्यूरेशन ऑफ डे को क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू ड्यूरेशन ऑफ डे? विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम? ये चीज हमें बताना है। अब ड्यूरिंग दिस मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आया? नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स। क्योंकि तो गर्माहट के कारण आया। नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स अबाउट स्पिनिंग एक्सिस। जिस एक्सिस में वो स्पिन कर रहा था उस एक्सिस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया तो क्या हो जाएगा ये? और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो इस एक्सिस में टॉर्क नहीं आया तो इस एक्सिस में पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था? I1 ω1। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? I2 ω2। क्या लगा दिए? कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि कोई टॉर्क नहीं आया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और अभी ω1 और ω2 की जगह वैल्यू डाल देते हैं। सो इट इज I1 2 पाई बाय T1। नहीं, इसको यहां पे लिखते हैं। ω1 की जगह 2 पाई बाय T1 लिखेंगे। I1 इंटू 2 पाई बाय T1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई बाय T2। अच्छा, तो क्या मिल गया? देखो तो T2 बाई T1, 2 पाई तो कैंसिल हो गया, T2 को इधर ले आया। T2 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाई I1। लेकिन हमें मालूम है as the masses are going away from the axis, I2 is more, और I2 I1 से ज्यादा है, T2 T1 से ज्यादा है। T2 क्या है? ड्यूरेशन ऑफ ए डे, टाइम टेकन बाय अर्थ टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अपना एक्सिस में एक बार घूम जाने के लिए जितना समय लगेगा वो T2 है, पहले ये T1 था। तो क्या पता चला इसमें से? T2 is more than T1। क्या कंक्लूजन मिला? Thus T2 is more than T1, मतलब ड्यूरेशन ऑफ ए डे विल इंक्रीज। ड्यूरेशन ऑफ ए डे विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज ω2 is decreasing और I2 is increasing। समझ में आया? I2 बढ़ा, ω2 घटा, क्योंकि I into ω was a constant. So we have seen the first question. Now let us see the second question. Second question is a very popular question. It is available in all books. If mass remaining same,
radius of earth shrinks to half of its original value, what will happen to, what will be duration of a day? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। You may or may not take the photos of this lectures, मैं तो आपको वीडियो भेज दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बोल रहा है कि अर्थ का, अगर अर्थ तो इतना बड़ा था, धीरे धीरे अर्थ के अंदर कोर में जो चीजें हैं वो ठंडा हो रहे हैं तो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो अर्थ श्रिंक करने लगेगा। मान लो कुछ दिन के बाद अर्थ का रेडियस r से घट के r/2 हो जाएगा। अब घूमता ही रहेगा अपनी चारों तरफ और सन की चारों तरफ, will keep on moving around sun as well as around its own axis। पूछा है कि ड्यूरेशन ऑफ ए डे क्या होगा। अब रेडियस क्या हो गया r/2, पहले क्या था रेडियस r, रेडियस वाज r, नाउ द रेडियस इज कितना r/2। देखो तो if mass remaining same, radius of earth shrinks to half of its original value, ठीक है। अब during the shrinking process, during as no external torque acts, जब ये ठंडा होकर श्रिंक कर रहा है, as no external torque acts, आप कहोगे I1 ω1 is equal to I2 ω2। पहले ड्यूरेशन ऑफ ए डे क्या था 24 आवर्स, अब ड्यूरेशन ऑफ ए डे क्या होगा से T2 मालूम नहीं। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, तो I बदल जाएगा, ओमेगा बदल जाएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ I एंड ओमेगा विल रिमेन सेम। कीपिंग दैट इन माइंड, चलिए इसके वैल्यूज लिखते हैं। I क्या था, I था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर और ए होलो स्फीयर। क्या है अर्थ, सॉलिड, इतना तो सबको जानते ही है भाई। हाँ, तो 2/5 mr² इनटू एंगुलर वेलोसिटी था ω1 को लिखेंगे 2π/24, 2π/10 पीरियड I1 ω1 इज इक्वल टू I2 क्या हो गया, सब कुछ वही रहा लेकिन रेडियस आधा हो गया। मास रिमेनिंग सेम, रेडियस इज हाफ, ठीक है। 2/5 mr² इनटू ω2 की जगह अब टाइम पीरियड कितना है क्या मालूम, T2 इज द न्यू ड्यूरेशन ऑफ ए डे। अगर श्रिंक करने के बाद उसको T2 टाइम लगता है 1 रिवोल्यूशन के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा T2, 2π/T2। अच्छा ठीक है, तो देखिए तो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करें। ये 2/5m कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा। इट रिड्यूसेस टू ए सिंपल केस, ये r² भी गया, क्या मिला देखो तो 1/24, सिमिलर टर्म को कैंसिल कर दिए, इधर क्या मिला 1/4 T2। इसका मतलब T2 कितना होगा 6 आवर्स। अगर मास रिमेनिंग सेम, रेडियस ऑफ अर्थ shrinks to half of its original value, the time period of spinning about its own axis, that is duration of a day, will become how much? It will become 6 hours। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि दोबारा बताना पड़ेगा? आ गया समझ में? Yes। Now let us see question number 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरेशन ऑफ ए डे विल बिकम 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लेना। वीडियो विल बी इमीडिएटली सेंट आफ्टर द क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। क्या दिया देखो तो, 2 डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, और यहां पर थोड़ा मेंशन कर दिया है। चलो, गिवन I2 is greater than I1, 2 disks having moment of inertia I1 and I2 about their axis का प्लूरल होता है axis, are rotating with equal and opposite angular velocity omega about their axis,
ठीक है। If they are brought to contact face to face with common axis, what will be the final angular velocity? क्या दिया है? बोल रहा है कि दो डिस्क है, ये एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये अपना एक्सिस में ओमेगा एंगुलर स्पीड में घूम रहा है, ये कोई दूसरा डिस्क है ऐसा, ये क्या कर रहा है, ये अपना एक्सिस में घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, सेम ओमेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका I2। बोले कि दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे, दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे तो कैसे दिखेगा? दिखेगा कैसे? इट विल बी लुकिंग लाइक दिस इज वन डिस्क, बहुत बड़ा हो गया, फुल थोड़ी जाएगा कांटेक्ट में, इतना ही बड़ा रहेगा। ये हो गया एक डिस्क, ठीक है, ये हो गया दूसरा डिस्क। Now they are brought to contact, maintaining a common axis। पूछा है, दिया है कि I2 है, what will be the final angular velocity? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। सोचो अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, मैं थोड़ा उस टेक्निक से बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। टू मासेस M1 and M2 are moving in equal and opposite, moving with equal and opposite velocities v। सोच लो, two masses M1 and M2 are moving with equal and opposite velocities of v each। If they stick to each other, दोनों स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, और दिया है कि M2 is more than M1, तो क्या होगा? इसका मोमेंटम ज्यादा था, इसका मोमेंटम कम था, और इन दोनों के बीच में जो मारपीट हुआ, अगर ये पूरे को हम सिस्टम मान लेते हैं, दैट मारपीट वाला फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब पहले जितना था बाद में वही रहेगा। पहले कितना था? इसका था M1 भी, इसका था M2 भी, और दिया है कि M2 इज मोर देन M1, मतलब इसका मोमेंटम ज्यादा था, तो ये ढकेलते हुए ले जाएगा। टोटल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, तो ये दोनों भी स्टिक करने के बाद ऐसे ही मूव करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन लीनियर मोशन में, एग्जैक्टली दैट वे यू थिंक। ये एक रोटेशनल मोशन, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। I1 was having some angular velocity omega in one direction, I2 which is more than I1 was having angular velocity omega in opposite direction। तो I2 अगर I1 से बड़ा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम है ऐसे, इसका एंगुलर मोमेंटम है ऐसे, तो दोनों मिल जाएंगे। I2 बड़ा था तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम एज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। पहले जो एंगुलर मोमेंटम था अब भी वही रहेगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे? अब क्या होगा कि जैसे दोनों कांटेक्ट में आएंगे, दोनों उल्टा डायरेक्शन में घूम रहे थे, दे वर ऑल रोटेटिंग लाइक दिस, उल्टा घूम रहे थे, तो देयर विल बी फ्रिक्शन के चलते दोनों स्लो होने की कोशिश करेंगे, ये भी स्लो होने की कोशिश करेगा, ये भी स्लो होने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको भी रोकने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? लेकिन इसके पास ज्यादा मोमेंटम था, जितना फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर आएगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर आएगा, जितना फ्रिक्शनल टॉर्क इसके ऊपर आएगा उतना ही फ्रिक्शनल टॉर्क इसके ऊपर आएगा। तो किसी एक टाइम में t सेकेंड में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा टॉर्क इनटू टाइम। तो किसी एक टाइम में इसका जितना एंगुलर मोमेंटम बदलेगा इसका भी उतना ही बदलेगा। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है तो एंगुलर मोमेंटम घट रहा है, तो इसका कम एंगुलर मोमेंटम था, पहले इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई इसका कम था ना, एंगुलर मोमेंटम कम था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पहले जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका भी घट रहा है इसका भी घट रहा है, लेकिन इसके पास था ज्यादा, है ना। तो फाइनली जब इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, इसका जीरो नहीं हुआ है, अभी घूम रहा है, तो फिर दोनों मिलकर घूमने लगेंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव ए थॉरो एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो क्या लिखेंगे? कंसीडरिंग द टू डिस्क्स is a system, उनके बीच का जो फ्रिक्शन हो इंटरनल फोर्स बन गया, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम इज एन इंटरनल फोर्स। अच्छा,
एज नो एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना एक्सटर्नल टॉर्क के लिए, एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स about their axis of rotation, तो आपको होगी L एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मॉट इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली क्या एंगुलर मोमेंटम था, इसके पास था कुछ, इसके पास था कुछ, इसके पास क्या था I2 इंटू ओमेगा और ऊपर वाले के पास उसके पास I1 इंटू ओमेगा, तो दोनों का ओमेगा उल्टा डायरेक्शन में था, इक्वल एंड ऑपोजिट एंगुलर वेलोसिटी। तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या था, द डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे I1 ओमेगा माइनस I2 ओमेगा और I2 ओमेगा माइनस I1 ओमेगा, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हम कहेंगे इट वाज I2 ओमेगा माइनस I1 ओमेगा। व्हाई माइनस, बिकॉज दे आर हैविंग सेम ऑपोजिट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम्स आर डिफरेंट। एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऐसे घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब ये दोनों मिलके चल रहे हैं, क्या बता सकते हो व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर? Moment of inertia if a number of bodies about the same axis is given by ordinary sum of their individual moment of inertia। ये बहुत सारा बॉडी का एक एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका निकालो, इसका निकालो, जोड़ दो। इसका तो I1 था, नीचे वाला का I2 था, दोनों जुड़े हुए हैं, अब हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 and what is angular velocity now? We have assumed it to be omega dash। हमें ये ओमेगा डैश ही तो पता करना था। देखो क्या हुआ, कितना आसान हुआ, हो गया क्या, आपको हो गया ओमेगा डैश इज इक्वल टू I2 माइनस I1 होल इनटू ओमेगा बाय I2 प्लस I1। So the final angular velocity of the combination of disks is going to be I2 minus I1 into omega by I2 plus I1। ठीक है, चलिए देखते हैं और दो इजी क्वेश्चन क्या दिया है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में a man is standing on a turntable with his hands outstretched, he rotates about his vertical axis। अच्छा, कोई एक टेबल के ऊपर एक आदमी खड़ा है, जो टेबल घूम सकता है, टर्न टेबल है, वो आदमी पहलवान ऐसे खड़ा है, he is standing on the table like this, ठीक है, with his hands outstretched, हाथ को ऐसे किया है और घूम रहा है, हाथ को ऐसे किया है और घूम रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि यही आदमी क्या किया कि अब वो क्या किया, अपना हाथ को गिराया। He drops his hands, पहले तो टेबल के ऊपर खड़ा था, अब भी वो टेबल के ऊपर ही खड़ा है, जो टेबल घूम रहा था और घूम सकता है उस टेबल के ऊपर खड़ा था और क्या किया वो, नाउ ही ड्रॉप्स हिज हैंड्स, हाथ गिरा दिया। अगर वो हाथ गिरा दिया तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, पहले हाथ ऐसे करके था और घूम रहा था, घूमते घूमते हाथ को गिरा दिया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वो अपना एक्सिस में घूम रहा था, he was rotating about his own axis, ड्रॉप करने के बाद ही घूमते रहेगा। पूछा है बताओ his kinetic energy will increase or decrease, kinetic energy will increase or decrease। देखो इंटरेस्टिंग क्या है कि जब हाथ को ड्रॉप किया, अगर हम पूरे को सिस्टम मान लेंगे, हाथ को ड्रॉप करने के लिए कोई बाहरी फोर्स तो नहीं आया, only internal forces are coming into play, so no external torque acts, as no external torque acts, the angular momentum will remain same, angular momentum remain same। क्यों? क्योंकि कोई टॉर्क आया नहीं। अच्छा, by dropping hands, हाथ को गिराया तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो, ऐसे घूम रहा था इस एक्सिस में, अब क्या किया, हाथ को गिराया, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज और डिक्रीज? पहले हाथ ऐसे रख के घूम रहा था, हाथ गिरा दिया तो एक्सिस के पास आ गया ना, एक्सिस तो यहाँ पे है, हाथ आ नाउ पास आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। अच्छा, एल कांस्टेंट रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फॉर्मूला मालूम है? हाँ सर मालूम है। क्या है वो फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज L स्क्वायर बाय 2I, जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता था P स्क्वायर बाय 2M, यहाँ पर L स्क्वायर बाय 2I। I डिक्रीज करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, हिज काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर वो अपनी हाथ गिरा देगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। दूसरी बात सोचो और बताओ, उसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? एंगुलर स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आई घट रहा है, आई ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड बढ़ेगा, है ना। आप लोग देखे होंगे वो लोग जो जिम्नास्टिक प्लेयर में होते हैं ना, प्लेयर्स, वो जंप करते हैं, ऊपर जाके अपने आप को मोड़ देते हैं, तो गुर 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 घूमते रहते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे वो अपने आप को मोड़ देते हैं, मासेस कम क्लोज टू द एक्सिस, उनका एंगुलर स्पीड बढ़ जाता है। उनको होता है कि हवा में उछल के आप कितने राउंड घूम सकते हो। और सीधे से जंप किए, सीधे से जंप किए और ऊपर जाके अपने आप को अगर सिकोड़ लिए तो वो जल्दी 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 घूम जाएंगे। सर्कस वगैरह में देखे होंगे। इफ यू डिक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, योर एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, so they will make quick revolutions about their own axis. So this way question number 4 is understood. Question number 5, question number 5 में देखो तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक डिस्क घूम रहा था, अब एक कीड़ा बैठा हुआ था सेंटर के पास ए में, कीड़ा चलते चलते बी में चला गया, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, कीड़ा गोज अवे फ्रॉम सेंटर। बताओ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को सबको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कीड़ा यहां से यहां पर गया तो क्या कहेंगे? नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल रिमेन सेम? एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। कीड़ा और डिस्क को हम सिस्टम मान लिए, कंसीडरिंग द कीड़ा एंड द डिस्क एज ए सिंगल सिस्टम। वो चलने फिरने से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है कि घट रहा है? एज द कीड़ा इज गोइंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीजिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो एज दैट इज आई increases, therefore omega decreases। जैसे कीड़ा चलने लगेगा दूर तो देखोगे डिस्क का स्पीड घटने लगा है, कीड़ा फिर से पास आ जाएगा, डिस्क का स्पीड बढ़ने लगा है, डिस्क का स्पीड विल इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ द कीड़ा ऑन द डिस्क। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग झूला तो झूले होगे, है ना, झूला झूले होगे। झूला झूलते वक्त जिनको झूला झूलना आता है उनके पास एक तरकीब होता है झूला झूलने का। झूला झूलने का एक तरकीब होता है, आपको सोच के बताना है कि क्या होता है उसके से। झूला झूले हैं, कैसे झूले हैं, क्या होता है झूला में? देखो तो झूला में होता ये है कि आप मान लो ये रस्सी है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और क्या करते हैं दो जो इंटेलिजेंट पीपल, वो अपनी पाँव को ही ऐसे ऐसे ऑसिलेट करके झूला का स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ा सकते हैं। तो कभी आप पाँव को अपनी तरफ खींच लेते हो तो कभी पाँव को स्ट्रेच कर लेते हो, ऐसे करते हो। फिर आप यहाँ पे भी पहुंचा तो जो झूला झूल रहा था वो यहाँ पे भी पाँव को ऐसे कर सकता है या फिर ऐसे स्ट्रेच कर सकता है। यू हैव गॉट टू चॉइसेस। चलो हम कहेंगे ये हुआ पाँव ऐसा पोजीशन में कि ऐसा पोजीशन में। इस पोजीशन को 1 कहेंगे, इस पोजीशन को 2 कहेंगे, इस पोजीशन को 1 कहेंगे, इस पोजीशन को 2 कहेंगे। मतलब when the legs are stretched away you call it position 1, when their legs are pulled towards you say it is position 2।
अभी आपको सक्सेसफुली झूला झूलना है, कोई आपको ढकेलने वाला है नहीं। अब अपना स्पीड खुद बढ़ाना चाहते हो, धीरे 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 आप अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हो। यू नो द टेक्निक, क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ करके अपना स्पीड धीरे 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 बढ़ा सकते हो। अगर ये बात है तो बताओ, नाउ टू इंक्रीज द स्पीड और इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कितना ऊपर तक जाएगा ज्यादा करने के लिए आपको पाँव ऐसा करना है, तो कौन सा पोजीशन, पोजीशन ए में पाँव को कौन सा पोजीशन में रखेंगे, पोजीशन बी में पाँव को कौन सा पोजीशन में रखेंगे। थिंक अप, यू कैन थिंक एंड टेल। ए में रखेंगे पोजीशन 1, ए में रखेंगे पोजीशन 1। हमें स्पीड बढ़ाना है, सोचो और बताओ, सोचो पहले, सोचो। कोई छोटा बच्चा है, उसको पाँव ऐसे ऐसे करके स्पीड बढ़ाना नहीं आता है। अब वो झूल के आया, जैसे आप धकेल दिए आया, यहाँ पर आया, वो तो पाँव किसी एक पोजीशन में फिक्स रखेगा। मान लो पाँव ऐसे नॉर्मल झूल रहा था, अभी यहाँ पर से जब वो गुजर रहा था उसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी था एंड ही वाज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। अभी अगर सडनली वो अपना पाँव को पास खींच लेगा, जो मासेस दूर थे एक्सिस से वो पास आ गए, मासेस आर कमिंग क्लोज टू द एक्सिस, ऐसा अगर कर देता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्या होगा, आई घट गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो सडनली जैसे वो पाँव खींच लेगा उसका स्पीड बढ़ेगा, तो इधर आएगा, यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर पाँव को ऐसे ही रखेगा तो फिर नीचे आने में क्या करेगा, स्पीड करेगा, स्ट्रेच करेगा, तो फिर स्लो हो जाएगा। वो क्या करना है, यहाँ पर आके उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया है मोमेंटली, अब वो वापस आने वाला है, तभी वो अपना पाँव को फिर से स्ट्रेच कर लेगा और फिर से गिरेगा। यहाँ से जैसे गिरा यहाँ पर, यहाँ आके सडनली पाँव को फिर से खींचा और फिर और ऊपर गया। हर बार इधर से जाते वक्त उसका स्पीड बढ़ता रहेगा पाँव को ऐसे खींचने से, और वो दूर यहाँ से आया इतना दूर लेकिन चढ़ेगा उससे ज्यादा, यहाँ से आया इतना दूर चढ़ेगा इससे ज्यादा, ऐसे करके आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाते जाएगा। मतलब पोजीशन बी में हिज लेग्स मस्ट बी इन पोजीशन 1, पोजीशन ए में हिज लेग्स मस्ट बी इन पोजीशन 2। देखा, ये जो बताया उसके पास झूला झूलने के लिए जाना, वो आपको अच्छा झूला झुलाएगा। सो वी हैव अंडरस्टूड झूला झूलने वाली कहानी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे, हाउ आई एंड ओमेगा आर गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि अगर हम किसी एक सीलिंग फैन को स्विच ऑन किए, फिर यू स्विच ऑन ए सीलिंग फैन, तो यू डिडंट गिव एनी एक्सटर्नल फोर्स, आपने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल टॉर्क दिया तो पंखा चलने लगा, सॉरी एक्सटर्नल एनर्जी दिया, एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं दिया क्योंकि यू आर गिविंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं देंगे, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, घूमते रहेगा तो घूमते रहेगा, है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में। लेकिन हमने कोई टॉर्क नहीं दिया, आई सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब वो पंखा घूमने लगा। हमें जस्टिफाई करना है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिए उसके बावजूद कैसे घूम रहा है ना। चलिए सोचते हैं, दिस शुड बी ए डाउट इन योर माइंड, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप सोचो कि मान लो कोई एक व्हील चेयर के ऊपर आप खड़े हो, जो व्हील चेयर ऐसे ऐसे टॉर्क हो सकता है, ठीक है, और आप हाथ में क्या किए हो, मोटे से एक हेवी आयरन बॉल लिए हो, मान लो कि लोहा का डंडा लिए हो, ठीक है, हेवी आयरन बार, ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ के रखे हो। कहां पर खड़े हो, मूविंग चेयर के ऊपर। अगर आप ये हाथ को ऐसे घुमाओगे, आपको तो बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, आप चुपचाप खड़े थे, सब कुछ रेस्ट में था, जैसे हाथ को घुमाओगे तो कुछ एंगुलर मोमेंटम हुआ कि नहीं हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड बट यू आर गेटिंग सम एंगुलर मोमेंटम, हाउ द लॉ इज कंजर्व्ड। रिपीट कर रहा हूं, किसी एक चेयर के ऊपर खड़े हो, मूविंग चेयर के ऊपर जो घूम सकता है, और हाथ में कोई वजनदार चीज लिए हो, सब कुछ रेस्ट में था, हाथ में उस वजनदार चीज दूर में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, और इसको घुमा दिए तो इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। तो हाउ यू जस्टिफाई द लॉ। इंटरेस्टिंगली मैं क्यों मूविंग चेयर बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि जैसे मैं हाथ को ऐसे मूव करवाऊंगा टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, आप देखोगे आपका चेयर उल्टा डायरेक्शन में मुड़ने लगेगा। यू कैन मेक दिस एक्सपेरिमेंट, चेयर के ऊपर खड़े होके कोई चीज को ऐसे जोर से घुमा दो, देखोगे आपका निचला हिस्सा उल्टा मुड़ जाएगा ऐसे चेयर के साथ, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम इधर को हुआ तो इसका एंगुलर मोमेंटम इधर को होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम।
समझ में आया? अब नीचे खड़े हो तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन आने के कारण टॉर्क भी आ जाता है। मूविंग चेयर के ऊपर ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलिए अब सोचते हैं पंखा के बारे में। What happens in case of a ceiling fan? You don't give any external force, but you find you are supplying some electrical energy. The pankha was not earlier having any angular momentum. Now it has gained some angular momentum. ये बात कैसा हुआ, हजम नहीं हो रहा है। चलिए सोचते हैं। आप अगर सीलिंग फैन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, कैसा डिजाइन है ये। एक ऐसा डंडा लगा है, डंडे के साथ एक हेड लगा है, हेड के साथ विंग्स लगे है ना, ये विंग्स ऐसे लगे और ये अभी घूमने वाले हैं। ऊपर वाला हिस्सा को ध्यान से देखना, ऊपर वाला हिस्सा ऐसा लगा है और यहाँ पर एक नॉट लगा है और यहाँ पर एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट पे इसको झुला दिया गया है। यू विल नेवर फाइंड ए सीलिंग फैन हैंगिंग लाइक दिस। मान लो कि ये फैन है और ये हेड है, ये इसके विंग्स है, और आप कभी नहीं देखोगे कि सीलिंग फैन को एक स्ट्रॉन्ग वायर से ऐसे झुला दिया गया। यू विल नेवर गेट ए केस लाइक दिस, यू विल नेवर गेट ए केस लाइक दिस। जबकि आप देखोगे हर जगह ऐसे झुलाया गया। क्या हुआ है, सीलिंग फैन का ऊपर वाला हिस्सा ऐसा है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा है और उसके नीचे एक सपोर्टिंग बार लगा है जिसमें ये झूल रहा है। जैसे आप सीलिंग फैन को स्विच ऑन करोगे, खड़क करके आवाज करेगा। पहले ये घूम जाएगा उल्टा, ऊपर वाला हिस्सा जो था ये घूम के उसमें फंस जाएगा। फंसने के बाद नीचे वाला घूमना शुरू करेगा। कहने का मतलब है, अगर हम ऐसा कोई एक फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और इसकी मोटरिंग एक्शन के चलते ये ऐसे घूमेगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क तो दिए नहीं, होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब पहले जीरो था तब जीरो होगा, लेकिन ये तो घूम रहा है। अच्छा, ये ऐसे घूमेगा तो ऊपर वाला उल्टा घूमेगा। ये डंडा एंड इट्स बेयरिंग्स विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कभी सीलिंग फैन को नीचे रखा होगा, मान लो, ठीक है, जमीन पे रखा है, ऑन मत कर देना। ऑन कर दोगे तो क्या होगा मालूम है, निचला हिस्सा एक डायरेक्शन में घूमेगा, ऊपर वाला हिस्सा उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा और बहुत जोर से घूमेगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना। अल्टीमेटली इसका I1 ओमेगा 1 और इसका I2 ओमेगा 2 मस्ट कैंसिल आउट ईच अदर टू हैव नेट एंगुलर मोमेंटम 0। ये तो सिर्फ डंडा है, I कम है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर से आप दे दिए इसे नीचे रख के, तो क्या होगा कि ऊपर वाला बहुत जोर से घूमेगा, नीचे वाला धीरे धीरे उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। अगर कोई कनेक्शन दिए हो तो तार रोड टूट जाएगा। अगर किसी को वायर से झुला दिए, सोचो क्या होगा, जैसे ये घूमने लगेगा ये उल्टा घूमने लगेगा, ये वायर अपनी जगह मुड़ने लगेगा और कुछ देर बाद टूट जाएगा। सो वी नेवर हैंग इट लाइक दिस। हम लोग क्या करते हैं, इसको किसी एक सपोर्ट से ऐसे फंसा देते हैं। अब देखो ये अगर ऐसे फंस गया, अगर ये नहीं फंसा होता तो ये और भी ऐसे घूमता, लेकिन फंस गया इसमें तो ऐसे आ गया। ऐसे आने के कारण यहाँ पर आया एक टॉर्क। देख लो मेरा ये वाला उंगली के ऊपर ये ऐसे फंसा है ना, ऐसे फंस गया, ऐसे ऐसे करके फंस गया है। अब यहाँ पे एक टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा है, फोर्स ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे फोर्स उल्टा आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू रोटेट द फैन लाइक दिस। मतलब जब ये आके ऐसे फंसेगा, फैन उल्टा चलेगा। नाउ इट इज गेटिंग ए एक्सटर्नल टॉर्क। फैन अभी उल्टा घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऐसे आ रहा है, यहाँ पे फोर्स ऐसे आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा, वायर लगा देंगे, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा। जैसे ये एक डायरेक्शन में चलेगा, ये उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, वायर जो है थोड़ी देर बाद मुड़ मुड़ के टूट जाएगा। आपको समझ में आ गया मेरे को लगता है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं देंगे तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलने वाला, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से मैं जिस चीजों को बताया उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ वी गो फॉर सेकंड पार्ट ऑफ इट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम को भी जोड़ना चाहते हैं। आई वांट टू इंक्लूड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को जोड़ना चाहते हैं। तो मान लो कि कोई एक डंडा है जिसका मास m है और ये मास m भी वेलोसिटी में ऐसे जा रहा था, सेंटर ऑफ मास वाज मूविंग विद वेलोसिटी v, मास इसका m है, लेंथ इसका l है, जा रहा था और पता चला कि यहाँ पे आके क्या हुआ, वो किसी एक ऑब्स्टेकल के साथ टकरा गया। मान लो हियर वाज ऑब्स्टेकल, टकरा गया, तो ऐसे आ रहा था, यहाँ पर टकरा गया तो घूम जाएगा।
अब क्या होगा, टकराने के बाद ये घूमने लग गया इधर, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये v वेलोसिटी में आके टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर घूम गया, तो बताओ व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द ऑब्स्टैकल O। तो क्या लिखेंगे, ए यूनिफॉर्म बार of mass m and length L lying on a smooth horizontal surface was moving with speed v perpendicular to its length, perpendicular to its length. If its one end strikes an obstacle on the floor, ध्यान से देखना, obstacle on floor, find angular velocity of bar just after striking, ध्यान देना बेटा, ये बड़ा टेढ़े बड़े क्वेश्चन है, यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये डंडा है, ये डंडा ऐसे जा रहा था, यहाँ पर आके टकरा गया, टकराने के बाद घूमने लगा तो हमें पूछा गया है कि टकराने के तुरंत बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा अबाउट O। और मैं क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू समहाउ मेक यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन लॉ को थोड़ा सा याद कर लो। लॉ कब एप्लीकेबल था, जब कोई बॉडी के ऊपर किसी एक्सिस में कोई भी टॉर्क नहीं है, उस एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अब चलो हम यहाँ पे एक सुइटेबल एक्सिस ढूंढेंगे जो इस एक्सिस में कोई टॉर्क नहीं है, और ये बार कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन आर कैंसिलिंग ईच अदर, तो उनके चलते, तो वेट के चलते जितना टॉर्क बनेगा नॉर्मल रिएक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क बनेगा। अब ये बार ऐसे जा रहा था, जैसे मैं ले रहा हूँ, जा रहा था, यहाँ पर आया ऑब्स्टैकल, टकरा गया, टकराने के बाद घूम गया, कितना एंगुलर वेलोसिटी में घूम जाएगा। ये बार ऐसे जा रहा था, देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे टकराया, टकराने के बाद ऐसे घूम जाएगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा, ये पूछा गया। अच्छा, जब ये टकराया इसके साथ, तो पक्का यहाँ पे तो कुछ फोर्स पाया होगा, कांटेक्ट फोर्स है ना। जब टकराएगा ओ पॉइंट में तो कोई फोर्स तो पाएगा, ठीक है, और ये फोर्स के चलते हर एक पॉइंट में कुछ टॉर्क बनेगा, इधर भी force into perpendicular distance of line of action of force. This force will produce torque at every point around, but not produce any torque about O. O में कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, तो क्या कहेंगे, no external torque acts about the obstacle O. So the angular momentum, ये पॉइंट ढूंढ के निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो रहा है। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज कंजर्व्ड, हाँ ठीक है, मतलब LO इनिशियल इज इक्वल टू LO फाइनल, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। O में क्यों टॉर्क नहीं है, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू। अच्छा, LO इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम था, क्या था भाई, तो सीधा जा रहा था, दिया गया है कि v स्पीड में जा रहा था, एंगुलर मोमेंटम कहां से आया, अरे बात कर रहे हैं O का, इस एक्सिस में कुछ एंगुलर मोमेंटम था, उस एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं, इवन व्हेन ए बॉडी इज इन लीनियर मोशन or straight line motion, it possesses certain angular momentum about any axis passing through any point other than the line of motion. उस angular momentum को क्या कहते हैं, moment of momentum, मतलब initial moment of momentum,
इनिशियल मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या था, ये तो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका लेंथ L है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम हियर L/2। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते थे, याद है कि भूल गए भैया, mv into h। h क्या था, h is the perpendicular distance of line of motion from the axis, mvh is equal to final angular momentum, it is moment of inertia about o, क्योंकि इस एक्सिस में घूम रहा है ना, into ओमेगा। यहाँ पर h कितना है L/2, तो चलो वैल्यू डालते हैं, mv L/2 io moment of inertia of the bar about one end mL²/3 into ओमेगा। क्या इसमें से मार्केट करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं, देखिए तो m तो गया, एक तो L गया, 3v/12 ओमेगा इज 3v/। तो टकराने की तुरंत बाद ये क्या एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 3v/12। ठीक है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, दिया है कि एक डिस्क है जिसका मास m रेडियस r है और ये अपना एक्सिस में घूम सकता है, ये एक्सिस में बैठा है, इसके ऊपर ही घूम सकता है, लेकिन घूम नहीं रहा है, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। अब क्या हुआ, डिस्क के एज में क्या बैठा है, बिल्ली बैठा है, छोटा सा बिल्ली, मास m/5, कहां बैठा है, किनारे पे। अगर वो बिल्ली जंप कर गया v वेलोसिटी में, कैसे, टैंजेंशियल, किधर को भी जंप कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, लेकिन वो टैंजेंशियली जंप कर गया। जैसे जंप कर गया v वेलोसिटी में, अब ये डिस्क घूमने लगेगा, बताओ कितना एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये बिल्ली यहां से फुदक लगा के जंप करेगा, ये डिस्क घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अगर घूमेगा कि आपके हिसाब से क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, पहले ये सोच आपके समझ में आना चाहिए। क्या है बताओ, द डिस्क विल रोटेट और नॉट, इफ इट रोटेट्स देन इट विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सोचो, ये जंप किया, हम जंप करते तो कैसे जंप करते, हम जंप करते तो क्या करते हैं, फ्लोर को पुश करके जंप करते हैं ना, हम पुश, मान लो कि कोई स्लिपरी, कोई मान लो कि पापोच पड़ा है, छोटा सा कोई लकड़ी का ठेला है, उसके ऊपर खड़े हो, आप जंप करेंगे तो ठेला किधर जाएगा, पीछे, है कि नहीं। सो व्हेन ही जंप्स, व्हेन द कैट जंप्स, व्हाट विल हैपन, ये डिस्क कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पूछा है बताओ क्या एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा। कंसीडरिंग सॉल्यूशन को देखो, कंसीडरिंग डिस्क and cat is a system, जब ये जंप कर गया, no external torque acts on it, तो L initial must be equal to L final। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, सब कुछ रेस्ट में था, इट वाज एट रेस्ट। क्या दिया है, सब कुछ रेस्ट में था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो फाइनली भी तो एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए। फाइनली जंप करके निकल चुका है, कैट जंप कर गया है, डिस्क घूमने लगा है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम मिल के 0 होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, फाइनल, इसका मतलब हुआ फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था। फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, मतलब ये दोनों मूव करे जैसे कोई बम रखा था, बम एक्सप्लोड कर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, चाहे मासेस कुछ भी हो, वेलोसिटीज कुछ भी हो, बट देयर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि बम रेस्ट में था, तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा। फाइनल मोमेंटम 0 होगा, मतलब क्या कहेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि वो तो लीनियर वेलोसिटी में जंप किया है ना, ऑफ कैट मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम।
क्योंकि ये तो घूमेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। क्या ये चीज समझ में आया? जैसे ये कैट इधर को जंप कर गया, सोचो अबाउट एक्सिस ओ कैट का मोमेंटम क्या होगा? अबाउट दिस एक्सिस ये इधर जा रहा है, तो ऐसा एक एंगुलर मोमेंटम बना रहा है। कौन? कैट। कैसे? बाय क्रिएटिंग ए मोमेंटम। और डिस्क ऐसा बना रहा है एंगुलर मोमेंटम। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तब भी जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। कितना इंटरेस्टिंग देख रहे हो? तो चलो सोचते हैं तो क्या कहेंगे हम इसमें? कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ कैट। मोमेंटम कैट क्या होगा? कैट का मास दिया है m/5 इंटू v हो गया मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो r मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क उल्टा घूम रहा है। कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज हाफ m/r² इंटू ओमेगा। इसमें से हमें ओमेगा निकालना था, ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। अब m तो गए, गेम बच गया उसका, ये हो गया r भी गया, क्या मिल गया? 2v/5r। तो क्या मिलेगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2v/5 इंटू r, नीचे आएगा हाँ 2v/5r। सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल बी 2v/5r। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? क्या दिया है? कोई एक यूनिफॉर्म बार है, मास m एंड लेंथ l का, ऐसा कोई एक बार है, हॉरिजॉन्टल रखा है, और ये दूसरा एंड में घूम सकता है हॉरिजॉन्टली, और बोल रहा है कि एक मास m, दूसरा एक पॉइंट मास, वही सेम मास का सेम m है, और वो v वेलोसिटी में आया, आके इसे टकराया, एक एंड पे टकराया। टॉप व्यू से देखोगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ये मास आ रहा है इधर से टकरा रहा है, ये टॉप व्यू आप देख रहे हो। बोल रहा है कि टकराएगा तो क्या होगा? ये बार पे कोई चीज आके अगर इसे टकराएगा तो क्या होगा? ये घूम जाएगा नहीं? कितना एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा? अगर पॉइंट मास स्ट्राइक किया और रुक गया, दूसरे केस में स्ट्राइक किया और लग गया, उसके साथ स्टिक कर गया, तीसरे केस में स्ट्राइक किया और वापस आया, ठीक है ना? तो हर एक केस में वही होना चाहिए, हर एक केस में हमें एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। तो पहला चीज तो ये करेंगे कि कंसीडरिंग बार एंड पॉइंट मास as a system, no torque acts about end O में कोई टॉर्क नहीं आता है। नो टॉर्क एक्ट्स अबाउट एंड O में कोई टॉर्क नहीं आता है, ठीक है भाई? एंड ओ में कोई टॉर्क नहीं आया, और कोई टॉर्क नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम एंड ओ में कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और L इज कंजर्व, सीधा लिखेंगे। सो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, ठीक है? नाउ L इनिशियल क्या था? L इनिशियल क्या था? इट वाज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रॉड तो रेस्ट में था, ये मास m v वेलोसिटी में आ रहा था, तो इट वाज मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, है ना? पॉइंट मास m v वेलोसिटी में आ रहा था, ऐसे आ रहा था, कितने दूर पे? L डिस्टेंस पे। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन? L। तो क्या मोमेंट ऑफ मोमेंटम था O में? क्या मोमेंट ऑफ मोमेंटम था? इट इज mv into L। सो इट इज mv/L इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आया। मतलब ये तीनों केस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर था, हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम के साथ खिलवाड़ करना है। बीट नंबर 1 क्या हुआ?
हुआ यूं, बस फिगर बनाता हूं। बोला है कि स्ट्राइक किया और स्टॉप हो गया, मतलब ये तो घूमा, ये लेकिन रुक गया। मतलब अभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये तो रुक गया है। ओनली दिस इज रोटेटिंग, सो इट इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। इट इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। अब एल फाइनल को एल इनिशियल के साथ इक्वेट करो, आपको ओमेगा मिल जाएगा। दूसरा केस में फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अब क्या हुआ, ये तो इसके साथ चिपक गया है और दोनों मिलके घूम रहे हैं, दोनों मिलके घूम रहे हैं। तो क्या कहेंगे, चलो इस केस में कहेंगे ओमेगा 1 पहला केस, दूसरे केस में ओमेगा 2, अगेन आई ओमेगा 2। और आई क्या है, आई इज ml स्क्वायर बाई 3 बार का, और इसके लिए ml स्क्वायर, सो इट इज ml स्क्वायर बाई 3 प्लस मास m इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस l, तो होगा ml स्क्वायर होल इनटू ओमेगा 2। एल फाइनल को एल इनिशियल के साथ इक्वेट करो, ओमेगा 2 मिल जाएगा। तीसरे केस में हुआ क्या, तीसरे केस में बड़ा देखने वाली चीज है, बड़ा खतरनाक खूंखार केस है। क्या हुआ, ये इसको टकराया, टकराने के बाद ये इधर घूमने लगा ओमेगा 3 में, लेकिन ब्लॉक भी तो वापस आने लगा, क्या स्पीड में, v/2 में वापस आ गया, ब्लॉक वापस आने लगा v/2 में। ध्यान से देखो, अब एंगुलर मोमेंटम, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में और ब्लॉक का उल्टा डायरेक्शन में, तो एक से दूसरे को माइनस करेंगे। एल फाइनल इज इक्वल टू आई ऑफ दी बार, बार का आई क्या है, सिर्फ बार घूम रहा है, आई ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ब्लॉक का मोमेंटम, क्योंकि ब्लॉक भी अभी चल रहा है ना, मोमेंटम मतलब ये तो उल्टा चल रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, बार का एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, माइनस ब्लॉक के चलते मोमेंटम क्या होगा, mv/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना, l। हर एक केस में अगर आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के साथ इक्वेट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। शुड आई रिपीट एवरीथिंग अगेन, टाइम इज नॉट परमिटिंग, थोड़ा मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूं। मैं इसलिए बताया कि हर एक केस में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था फाइनल एंगुलर मोमेंटम वही होगा, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड देम एज ए सिंगल सिस्टम। अगर इसको पूरा का हम एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इसके साथ इक्वेट करेंगे, ओमेगा निकलेगा। तीनों केस में मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाला हूं, जब ब्लॉक रुक गया ये अकेला घूम रहा है, ब्लॉक चिपक गया दोनों मिलके घूम रहे हैं, ब्लॉक मार के वापस आया और ये घूम रहे। तीनों केस में मैं एंगुलर मोमेंटम फाइनली निकाल दिया हूं। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल करोगे, हर केस का ओमेगा आपको खुद से खुद मिल जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। इतना छोटा मोटा काम तो मैं आप जैसे ज्ञानी लोगों के लिए छोड़ सकता हूं। ओके